हेलो साथियों। आज हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा राज सिंह के बारे में चर्चा की थी और महाराणा राज सिंह के बारे में चर्चा की थी और आज हमें आपके महाराणा राज सिंह के बाद की चर्चा करनी है। तो पहले तो आप ये देखो, आपकी ये है जैसमंद झील, क्योंकि आज हमें आपके जैसमंद झील पर भी चर्चा करनी है। तो आज हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह के बाद में मेवाड़ की क्या स्थिति रही थी और मेवाड़ में कौन शासक बना था। तो हम बात करते हैं कि आपके महाराणा राज सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे आपके महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह महाराणा जय सिंह का शासनकाल है आपका 1680 से 1698। एक तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें आपके महाराणा जय सिंह के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जब महाराणा जय सिंह का शासनकाल था मेवाड़ में, तो महाराणा जय सिंह के समकालीन दिल्ली में आपका मुगल बादशाह कौन है? तो इनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब थे। मुगल बादशाह औरंगजेब थे। पहली बात, कहने का मतलब महाराणा जय सिंह ने संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ किया था? तो आपके मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संघर्ष किया। औरंगजेब के साथ आपके महाराणा जय सिंह ने 1680 से लेकर आपका 1681 तक संघर्ष किया। जून 1681 तक संघर्ष किया। किसके साथ? तो आपके औरंगजेब के साथ संघर्ष किया। कहने का मतलब आपके महाराणा जय सिंह ने 1680 से लेकर जून 1681 तक आपके मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संघर्ष किया। कहते हैं कि औरंगजेब ने आपके मुअज्जम के नेतृत्व में मेवाड़ में एक बड़ी भारी सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? मुअज्जम के नेतृत्व में मेवाड़ में बड़ी सेना भेजी थी। मेवाड़ में बड़ी सेना भेजे, और जब बड़ी सेना भेजते हैं तो आपके जय सिंह ने इस बार जून 1681 में संधि करने का निर्णय लिया। तो हमने आपकी एक पहले पढ़ी थी मुगल मेवाड़ संधि, जो कब हुई थी? आपके महाराणा अमर सिंह के समय में हुई थी। अब महाराणा जय सिंह के समय में सबसे बड़ी घटना यह है कि इनके शासनकाल में द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई। मुगल मेवाड़ संधि, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो याद रखना बच्चों, 24 जून 1681 में हुई। ये याद रखना है कि आपके महाराणा जय सिंह ने औरंगजेब का शासनकाल देखा। 1680 से लेकर जून 1681 तक औरंगजेब के साथ संघर्ष किया। लेकिन जब कहते हैं कि औरंगजेब ने मुअज्जम के नेतृत्व में मेवाड़ पर बड़ी भारी सेना के साथ आक्रमण किया था, तो इस समय जय सिंह ने एक निर्णय लिया कि अब औरंगजेब के साथ संधि की जाए, और औरंगजेब के साथ आपके मुअज्जम ने संधि की, और इसी संधि का नाम क्या है आपका? तो द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। तो द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि महाराणा मेवाड़ के किस महाराणा के समय में हुई? तो किसके समय में? आपके मेवाड़ महाराणा जय सिंह के समय। दिल्ली का बादशाह कौन है? तो आपका औरंगजेब। तो हम बात करते हैं अब आपके द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि की। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि किन किन के बीच आपकी कब हो रही है? तो पहले याद रखना है हमें आपका 24 जून 1681।
24 जून 1681। किन किन के बीच में हुई? तो मेवाड़ महाराणा कौन है आपके? तो मेवाड़ महाराणा जय सिंह तथा बादशाह औरंगजेब के मध्य हुए। बादशाह औरंगजेब के मध्य। औरंगजेब के मध्य। इतनी बात याद रह जाएगी। फिर इस संधि की भी कोई शर्तें थी क्या? तो निश्चित रूप से इस संधि की आपकी शर्तें थी। वो शर्तें क्या क्या है उसका जिक्र करते कि आपके मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें क्या क्या है। तो मैं बात करूं आपके शर्तों की कि इस संधि की शर्तें क्या क्या रखी गई। इस संधि की आपकी शर्तें, पहली शर्त तो ये थी कि मेवाड़ के अंदर जितने भी मुगल सैनिक है उन मुगल सैनिकों को हटा लिया जाएगा। कि मेवाड़ से मुगल सैनिकों को हटा लिया जाएगा। तो इस संधि की आपकी पहली शर्त है कि मेवाड़ से मुगल सैनिक हटा लिए जाएंगे। मेवाड़ से मुगल सैनिक हटा लिए जाए। दूसरी शर्त दूसरी शर्त यह की गई, हमने देखा था कि आपके औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने कौन सा कर लगाया था? आपका जजिया कर। तो आपके मेवाड़ वालों को यह कहा गया कि आपको जजिया कर से जजिया कर से मेवाड़ को मुक्त कर दिया जाएगा। जजिया कर से मेवाड़ को मुक्त कर दिया जाएगा। जजिया कर से मेवाड़ को मुक्त कर दिया जाएगा, दूसरी शर्त। लेकिन इसके साथ एक बात कही गई कि जब आपको जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा मुगलों के द्वारा, लेकिन इसके बदले में मेवाड़ वालों को भी कुछ देना होगा। तो वो देना क्या था कि मेवाड़ को आपका पूर्व मांडल तथा बदनौर पूर्व मांडल तथा बदनौर पूर्व मांडल तथा बदनौर के परगने देने होंगे। परगने देने होंगे। तीन शर्तें तो ये हो गई आपकी कि मेवाड़ से मुगल सैनिकों को हटा लिया जाएगा, जजिया कर से मेवाड़ को मुक्त कर दिया जाएगा, और मेवाड़ को पूर्व मांडल तथा आपके बदनौर के परगने देने होंगे। तीन शर्तें। चौथी शर्त ये रही गई कि हमने देखा था कि महाराणा राज सिंह के समय में आपके सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन बना था। तो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन को तोड़ना होगा। कहने का मतलब जय सिंह को राठौड़ों की सहायता नहीं करनी होगी। अजीत सिंह थे, उनकी सहायता नहीं करेंगे। कौन? आपके जय सिंह। तो चौथा रीजन आप या चौथी शर्त ये मानो कि आपके अजीत सिंह की सहायता नहीं करनी होगी। अजीत सिंह की सहायता नहीं करनी होगी। अर्थात अर्थात राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को राठौड़ सिसोदिया राठौड़ सिसोदिया गठबंधन राठौड़ सिसोदिया गठबंधन विच्छेद करना होगा। क्या करना होगा? आपका विच्छेद करना होगा।
चौथी शर्त ये हो गई आपकी। और एक हमने देखा था कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि में ये शर्त रखी गई थी कि आपको चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करना होगा, लेकिन हमने देखा था कहीं ना कहीं राज सिंह वो शर्त तोड़ रहे थे, तो पुनः इस संधि में कहा गया कि चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करना होगा, नहीं करना होगा। और एक रीजन आप और जानोगे बच्चों, और वो रीजन क्या है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि औरंगजेब के एक पुत्र थे आपके अकबर, और अकबर द्वितीय को उन्हीं के पिता औरंगजेब के खिलाफ करने में राज सिंह का अहम योगदान था। इसीलिए 1 जनवरी 1681 को अकबर द्वितीय अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देता है। तो आपके औरंगजेब ने एक शर्त ये रखी कि अकबर द्वितीय की सहायता नहीं करनी, अकबर द्वितीय की सहायता नहीं करनी, अकबर द्वितीय की सहायता नहीं करनी। तो ये सारी शर्तें थी किसकी, आपकी द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि की। शर्तें क्या क्या है, हम शर्तों के बारे में देखिए एक बार। तो शर्तें क्या क्या रखी गई बच्चों, ये देखो आप। पहली शर्त कि मेवाड़ से मुगल सैनिक, कौन से सैनिक, आपके मुगल सैनिकों को हटा लिया जाएगा, पहली शर्त की मुख्य। दूसरी, जजिया कर से मेवाड़ को क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। जजिया कर से मेवाड़ को क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। मेवाड़ को पुर, मांडल तथा बदनौर के परगने देने होंगे, किसके, आपके मुगलों को। चौथी शर्त क्या थी कि आपका जो ये गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन को क्या करना है, विच्छेद करना है। कौन सा गठबंधन, तो राठौड़ सिसोदिया। कहने का मतलब अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ की सहायता नहीं करेंगे, कौन, आपके मेवाड़ वाले। इसके अलावा पांचवी शर्त क्या थी कि जो आपका चित्तौड़ दुर्ग है, इसका क्या नहीं करना है, आपको पुनः निर्माण नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आपका पुनः निर्माण नहीं करना है। और आपके एक अकबर द्वितीय की सहायता नहीं करनी है। तो ये सारी बातें थी आपके द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि से। तो एक तो आपको जयसिंह, महाराणा जयसिंह के काल में जब पढ़ते हो, तो एक तो ये याद रखना है कि मुगल मेवाड़ संधि द्वितीय किन किन के मध्य हुई, कब हुई, और इस संधि की शर्तें क्या क्या थी। इसके बाद में हम जिक्र करें कि महाराणा जयसिंह के शासनकाल में और क्या था। तो एक आप याद रखना, महाराणा जयसिंह के काल में कहते हैं जब राज सिंह ने अपने शासनकाल में आपकी रासमंद झील बनाई थी अकाल राहतकारी योग से, तो कभी कभी जब आपके आपके जय सिंह अपने पिता राज सिंह से मिलने जाते कि मुझे पिताजी से मिलना है, तो उनके सैनिक राज सिंह से कहते कि राजकुमार जय सिंह आपसे मिलने हैं। तो आपका राज सिंह कहते मैं अभी इस रासमंद झील के निर्माण में लगा हुआ हूं, उनकी योजना बना रहा हूं, प्लान बना। तो जय सिंह से मिलते नहीं थे। तो जय सिंह ने माइंड में सेट कर लिया था कि जब मैं महाराणा बन जाऊंगा तो पिता राज सिंह से भी बड़ी झील बनाऊंगा। और आपके उसी हिसाब से एक आपकी झील बनाई थी, और वो झील कौन सी है, आपकी जो महाराणा जय सिंह द्वारा बनाई गई थी, तो जयसमंद झील। जयसमंद झील, तो याद रखना कि जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो जयसमंद झील का निर्माण आपके महाराणा जयसिंह ने करवाया था। अब जयसमंद झील की में बात क्या याद रखनी, एक तो ये है कहां, तो हमें पता है कि जयसमंद झील कहां पर है, आपकी उदयपुर में। कहां पर है, आपकी उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा जयसिंह ने। किसने करवाया, आपके महाराणा जयसिंह ने। महाराणा जयसिंह ने कब करवाया था, तो कहते हैं कि 1687 के आसपास इसे बनाना प्रारंभ किया था, जयसमंद झील। ये झील कहां पर बनी हुई है, तो उदयपुर। लेकिन जो उदयपुर में आपके गोमती, तामरी, ये जो नदियां हैं, इन नदियों का पानी रोका गया था डेबर नामक स्थान पे, इसलिए इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है। डेबर नामक स्थान पे रोका गया तो इसे डेबर झील भी कहा जाता है, याद रखना।
ये डेबर झील भी कहा जाता है। कि डेबर झील कहां पर है? उदयपुर में। डेबर झील किसका उपनाम है? तो आपके जैसमंद झील का। और यह है आपके राजस्थान की मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? आपकी जैसमंद झील। इसके अलावा कहते हैं कि इस झील में 7 टापू बने हुए हैं। इस झील में कितने टापू बने हुए हैं? आपके 7 टापू बने हुए। इस झील में 7 टापू बने हुए हैं। इस झील में 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू, अगर मैं सबसे बड़े टापू की बात करूं कि सबसे बड़ा टापू कौन सा है, सबसे बड़ा टापू, तो सबसे बड़ा टापू है भांगड़ा। कौन सा? आपका भांगड़ा। सबसे बड़ा टापू जैसमंद झील में कौन सा हो गया? आपका भांगड़ा। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा टापू है आपका प्यारी। कौन सा? आपका प्यारी। तो जो जैसमंद झील है इसमें आपके 7 टापू बने हुए। इस 7 टापू में सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आपके ये भांगड़ा। अगर इसका मैं पूरा नाम की बात जिक्र करूं तो इसका वैसे तो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है आपके बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। तो सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा प्यारू, आपका प्यारी। इस टापुओं पे आपके भील व मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। भील व मीणा जाति के लोग, भील व मीणा जाति के लोग भील व मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी जैसमंद झील। की जैसमंद झील कहां पर? आपकी उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा जयसिंह ने 1687 में इसे बनाना प्रारंभ किया। कौन सी नदियों को? तो गोमती, झामरी, इन नदियों का पानी रोका। और किस स्थान पे? आपके डेबर नामक स्थान पे। इसलिए इसे डेबर झील भी कहा जाता है और आपका जैसमंद झील भी कहा जाता है। राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? आपकी जैसमंद झील। इसके अलावा जैसमंद झील में कितने टापू बने हुए हैं? तो जैसमंद झील में 7 आपके टापू बने हुए। इन 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो बाबा का भांगड़ा है। सबसे छोटा टापू कौन सा है? तो प्यारी है। भील व इन टापुओं पे कौन निवास करता है? तो भील व मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। तो ये आपका कौन सा है? तो आपकी जैसमंद झील। इसी जैसमंद झील के किनारे एक मंदिर भी बना हुआ है, याद रखना, नर्मदेश्वर मंदिर। इस झील के किनारे एक मंदिर भी बनवाया था, नर्मदेश्वर मंदिर। नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखना महाराणा जयसिंह ने इस झील के किनारे कौन सा मंदिर बनवाया था? तो नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया था। नर्मदेश्वर मंदिर है किसका? तो मैंने पहले भी बताया था, जिस शब्द के भी पीछे स्वर लगा हो, स्वर का मतलब होता है महादेव। तो इस झील के किनारे एक महादेव जी का मंदिर भी बनवाया था। किसने? महाराणा जयसिंह ने। इतनी बातें समझ में? तो ये थी आपकी जैसमंद झील। बच्चों ये देखो, ये आपकी है कौन सी झील? तो याद रखना ये है आपकी जैसमंद झील, जिसकी अभी हमने आपकी चर्चा की थी। ये है आपकी जैसमंद झील। जैसमंद झील ये आपकी पूरी, ये टापू भी बने हुए जिसपे आपके भील मीणा के ग्रस्त, ये देखो ये टापू ही है सारे के सारे। ये देखो, ये आपका महाराणा, जो हमने चर्चा की थी कि कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। और भी मैं चर्चा करता हूं। एक चीज आपको याद रखना है कि महाराणा जयसिंह ने और क्या करवाया। तो महाराणा जयसिंह की एक रानी हुआ करती थी, परमार रानी, कोमला देवी। कोमला देवी परमार, कोमला देवी परमार ये महाराणा जयसिंह की रानी थी। और कोमला देवी परमार के लिए इस झील के किनारे महलों का निर्माण करवाया, महलों का निर्माण करवाया।
महलों का निर्माण करवाया। और कहते हैं कि एक बार आपकी कोमला देवी जो परमार रानी है महाराणा जयसिंह की, ये एक बार जयसिंह से नाराज होकर इन महलों में रहने के लिए चली गई थी। तो इन महलों का नाम पड़ गया था आपकी रूठी रानी के महल। इन महलों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना बच्चों, रूठी रानी के महल। रूठी रानी के महल। तो पूछ लिया जाए सीधा सीधा कि रूठी रानी के महल कहां पर है, तो रूठी रानी के महल आपके उदयपुर में। कई बार क्या होता है हमारे मन में या हमारे माइंड में, जब भी रूठी रानी का नाम आता है तो हम आपके मालदेव की उमादे को याद करते। लेकिन सवाल ऐसे आ जाए, सवाल ये आ गया कि आपके रूठी रानी के महल कहां पर बने हुए, रूठी रानी के महल कहां पर बने हुए, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रूठी रानी के महल कहां पर है। तो रूठी रानी के जो महल थे वो रूठी रानी के महल उदयपुर में है। और आप सोचो कि उदयपुर में कैसे आ सकते हैं मालदेव की उमादे, पर वो रूठी रानी रे नहीं है। ये जो आपकी रूठी रानी थी ये कोमला देवी परमार थी। और कोमला देवी परमार किसकी रानी है? तो कोमला देवी जो परमार है वो आपके महाराणा जयसिंह की पत्नी हुआ करती थी। किसकी पत्नी हुआ करती थी? आपके जयसिंह की पत्नी हुआ करती थी। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है महाराणा जयसिंह से। महाराणा जयसिंह के बारे में हमने क्या पढ़ा? एक तो ये किनके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। इसके बाद में औरंगजेब के समकालीन होने के बाद इन्होंने आपके इनके समय में द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई, और संधि की क्या क्या शर्तें रही वो हमने देखी। इसके अलावा महाराणा जयसिंह के समय में जयसमंद झील को याद रखना है कि जयसमंद झील कहां पर है, किसने बनवाई, उसमें क्या क्या बने हुए हैं, क्या क्या नहीं है, कौन वहां पे लोग निवास करते हैं, कौन लोग निवास नहीं करते। इसके अलावा कि रूठी रानी के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा जयसिंह ने। रूठी रानी के महल कहां पर बने हुए? तो उदयपुर में बने हुए। रूठी रानी के महल किसके थे? तो कोमला देवी परमार के थे। कोमला देवी परमार कौन है? तो महाराणा जयसिंह की परमार पत्नी हुआ करती। ये सारी बातें थी जयसिंह की। अब महाराणा जयसिंह के बाद में हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में आपका अगला शासक कौन बना? महाराणा जयसिंह के बारे में हम धीरे धीरे आपके मेवाड़ में, जो मेवाड़ के अंतिम शासकों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हम आपके महाराणा जयसिंह के बाद में पढ़ते हैं। तो महाराणा जयसिंह के बाद में कौन शासक बने? तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय अब बने आपके महाराणा अमर सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल तो 1698 से 1710। शासनकाल याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भी अच्छी बात है। अब पढ़ना है हमें हम आपके महाराणा अमर सिंह के बारे में। तो अमर सिंह के शासनकाल में क्या हुआ, ये कोनी हुयो, बी चीज ना अपन पढ़ना है। तो बी चीज ना आप पढ़ा तो आपने समझ में होना चाहिए कि अमर सिंह के टाइम में आप के पढ़ा। तो पहली बात आपके अमर सिंह की, इनके शासनकाल में अमर शाही पगड़ी, अमर शाही पगड़ी प्रचलन में आई, वह लोकप्रिय हुई। पहली बात तो यही याद रखनी है। महाराणा अमर सिंह के टाइम में कौन सी पगड़ी प्रचलन में आई, वह लोकप्रिय हुई? तो अमर सिंह के ही नाम पर एक पगड़ी थी, कौन सी आपकी? अमर शाही पगड़ी। तो अमर शाही पगड़ियों का प्रचलन मेवाड़ के किस महाराणा के समय में चला? तो याद रखोगे कौन से में आपके? तो महाराणा अमर सिंह। अब मैं और आपके महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की बात करूं कि महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की और क्या है, तो एक जो महाराणा अमर सिंह थे, इनके समकालीन दो मुगल बादशाह, दो मुगल बादशाह, कहने का मतलब अमर सिंह ने दो मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा है। दो मुगल बादशाह कौन कौन? तो एक तो आपके औरंगजेब, एक तो कौन हो जाएंगे आपके? औरंगजेब हो जाएंगे। और एक औरंगजेब के बाद में बने थे बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, जो आपके मुअज्जम थे। मुअज्जम जब आपके मुअज्जम थे औरंगजेब के पुत्र, और जब मुअज्जम शासक बनते हैं तो मुअज्जम से अपना नाम परिवर्तित करके अपना नाम लिख लेते हैं बहादुर शाह प्रथम। अब क्या हुआ था, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की सबसे बड़ी में घटना है,
उसका जिक्र करूं तो याद रखना आप, देबारी समझौता बार बार पूछा जाता है कि देबारी समझौता किस शासक के समय में हुआ था। तो देबारी समझौता अमर सिंह के शासनकाल में 1708 ईस्वी में हुआ था। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि देबारी समझौता मेवाड़ के किस शासक के समय में हुआ था। तो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में हुआ। अब देबारी समझौता है क्या? तो बच्चों आप इस बात को समझो, मैंने बताया था कि मारवाड़ में एक शासक हुआ करते थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की औरंगजेब के साथ मिलती नहीं थी। हालांकि आपके औरंगजेब के दरबार में सेवा का कार्य किया करते थे जसवंत सिंह, लेकिन कभी भी आपके जसवंत सिंह और औरंगजेब की कभी भी मिलती नहीं थी, आपस में कभी नहीं मिली। तो कहते हैं कि जब आपके जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जब आपके जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो जो मारवाड़ का क्षेत्र था, और मारवाड़ का जो क्षेत्र था आपके जसवंत सिंह के बाद में शासक बने थे आपके अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह को औरंगजेब शासक मानने से मना कर देता है, और हमने देखा था कि अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नहीं मानता है। तो देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ, पहले ये देखो। देबारी समझौता, देबारी समझौता कब हुआ? तो 1708 में। फिर किन किन के बीच में हो रहा है? तो एक तो आपके अमर सिंह है, अमर सिंह द्वितीय, कहां से आपके? तो मेवाड़ से। और एक अभी मैंने आपकी बात की अजीत सिंह की, क्योंकि औरंगजेब अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नहीं माना था और मारवाड़ का खोल आपका खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया था। तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम भी आपके अजीत सिंह को शासक नहीं मानते। तो एक देबारी समझौते से जुड़े कौन? आपके अजीत सिंह। कौन? आपके अजीत सिंह। एक कौन जुड़े? आपके अजीत सिंह। अजीत सिंह कहां से? आपके मारवाड़ से। और एक शासक थे आपके स्वाई जय सिंह। अब स्वाई जय सिंह इससे क्यों जोड़े? अब वो क्या था वो और देखो। स्वाई जय सिंह कहां से? तो आमेर से। जब कहते हैं कि औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चला था मुअज्जम और आजम के मध्य में, तो कहते हैं कि जो आपके आमेर के स्वाई जय सिंह थे, उन्होंने मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम का साथ नहीं दिया था। इसलिए जब मुअज्जम आपके बादशाह बनता है और अपना नाम बहादुर शाह किया था, तो मुअज्जम ने आपके स्वाई जय सिंह को भी आमेर का शासक मानने से मना कर दिया था। कहने का मतलब अजीत सिंह तो पहले से आपके बेरोजगार थे, अब बेरोजगार और हो गए कौन? आपके स्वाई जय सिंह भी। ये दोनों मिलते हैं और मिलके आपके जाते अमर सिंह के पास। अमर सिंह को अपनी सिचुएशन बताई कि हमें इस प्रकार से शासक नहीं मान रहे, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो याद रखना कि देबारी समझौता किन किन शासकों के मध्य हुआ? तो अमर सिंह, अजीत सिंह और स्वाई जय सिंह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इस समझौते में या इस समझौते को आयोजन करवाने में अहम योगदान किसका था? इस समझौते का करवाया किसने था? इस समझौते का प्लान किसका था? तो याद रखना दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास राठौड़ का। इस समझौते को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ राजपुताना की जो तीन बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, आपकी मेवाड़, आपका मारवाड़ और आमेर, इन तीनों शक्तियों को एक साथ ला रहा है। अब इस समझौते का उद्देश्य क्या है? इस समझौते का उद्देश्य क्या है? ये समझौता करने का मतलब क्या है? तो इस समझौते का उद्देश्य सीधा सा था कि अजीत सिंह को शासक बनाना है कहां का? मारवाड़ का। अजीत सिंह को शासक बनाना है कहां का? मारवाड़ का। और आपके स्वाई जय सिंह को शासक बनाना है कहां का? तो स्वाई जय सिंह को शासक बनाना है आमेर का। कहां का? आपके आमेर का। स्वाई जय सिंह को शासक बनाना है आमेर। कि पहले ये तीनों शासक मिलेंगे, तीनों शासक मिलके अजीत सिंह को शासक बनाएंगे मारवाड़ का, और फिर तीनों मिलके आपके स्वाई जय सिंह को शासक बनाएंगे आमेर का। लेकिन आपके अमर सिंह ने कहा कि चलो मैं आपकी सहायता करता हूं और सहायता करके आपको अपना राज्य वापस दिला देता हूं। तो अजीत सिंह को मारवाड़ मिल जाएगा और स्वाई जय सिंह को आमेर मिल जाएगा, पर मेरा क्या फायदा है इस समझौते में? मैं आपके साथ समझौता कर रहा हूं, तो इस समझौते में मेरा क्या फायदा है वो तो मुझे बताइए।
तो कहते हैं कि अमर सिंह ने इस समझौते के तहत एक शर्त रख दी थी, और वो शर्त क्या थी? जो आपके अमर सिंह थे, अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह की पुत्री हुआ करती थी चंद्र कौरी। कौन? आपके चंद्र कौरी। तो इन्होंने शर्त रखी कि मेरी पुत्री चंद्र कौरी का विवाह किया जाएगा किससे? आपके सवाई जयसिंह से। किससे? आपके सवाई जयसिंह से। विवाह किसके साथ होगा? आपके सवाई जयसिंह के साथ। और चंद्र कौरी और जो सवाई जयसिंह का पुत्र होगा, चंद्र कौरी और जो सवाई जयसिंह का पुत्र होगा, वो आगे शासक बनेगा। कहां का? आपके आमेर का। मतलब उसे घोषित करना होगा क्या? आपके आमेर का उत्तराधिकारी। और कहते ये जब शर्त रखी गई इस देबारी समझौते की, तो सवाई जयसिंह इस शर्त को स्वीकार कर लेते, और इस शर्त के आधार पे ही आपके अमर सिंह की पुत्री चंद्र कौरी का विवाह किया गया था। किसके साथ? आपके सवाई जयसिंह के साथ। और जब इनका इस शर्त के साथ विवाह हो गया, और बाद में अमर सिंह की सहायता से, देबारी समझौते की सहायता से आपके अजीत सिंह को मारवाड़ का शासन मिल जाता है, और आपके सवाई जयसिंह को आमेर का शासन मिल जाता है। लेकिन ये शर्त कहीं ना कहीं आगे जाके आप जब आमेर का इतिहास पढ़ते हो, तो आमेर के इतिहास में आप एक उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ते हो। सवाई ईश्वर सिंह और आपके माधो सिंह के मध्य में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। और उस उत्तराधिकारी संघर्ष का कहीं हम नींव देखें कि उस उत्तराधिकारी संघर्ष की नींव क्या है, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं आपकी देबारी समझौता है। क्योंकि सवाई जयसिंह के बड़ा बेटा होगा आपका ईश्वरी सिंह, और छोटा बेटा था माधो सिंह, और माधो सिंह पुत्र था आपके चंद्र कौरी का। अब शर्त के अनुसार तो आमेर का शासक बनना था किसको? माधो सिंह का। लेकिन राजपूत परंपरा के अनुसार, आपकी रियासती परंपरा के अनुसार, आपके आमेर का शासक या आमेर का उत्तराधिकारी बनना चाहता था ईश्वरी सिंह। इसलिए आगे जाके आपके आमेर में एक उत्तराधिकारी संघर्ष होगा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य में। जब ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य में उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, तो उस उत्तराधिकारी संघर्ष का रीजन कहीं ना कहीं ये देबारी समझौता जरूर होता है। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है किससे? आपके महाराणा अमर सिंह से, ये आपके महाराणा अमर सिंह द्वितीय से। अमर सिंह द्वितीय से हमने क्या क्या देखी है, तो एक बार देखो बच्चों कि अमर सिंह के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक तो इनके समय में कौन सी पगड़ी प्रचलित हुई, तो अमर शाही पगड़ी का आपका प्रचलन हुआ था और लोकप्रिय हुई थी। इसके अलावा अमर सिंह ने किन मुगल शासकों का टाइम पीरियड देखा था, तो एक आपका औरंगजेब है और एक आपका बहादुर शाह प्रथम है। इसके अलावा इनके मध्य में एक समझौता हुआ, और वो समझौता कौन सा है, तो आपका देबारी समझौता है। और देबारी समझौता कब हुआ था? आपके 1708 में हुआ था। इसके अलावा देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ, तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह, मारवाड़ के आपके अजीत सिंह, और आपके आमेर के सवाई जयसिंह। यह समझौते को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो आपके दुर्गादास राठौड़ ने। किसने? आपके दुर्गादास राठौड़ ने। इस समझौते का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य इतना ही है कि आपके अजीत सिंह को मारवाड़ का शासन दिलाना है, और आपके सवाई जयसिंह को आमेर का शासन दिलाना है। ये शर्तें थी और ये उद्देश्य था आपका। लेकिन इसकी शर्त क्या थी, तो शर्त आपके अमर सिंह ने एक रख दी थी कि ये समझौता करके मैं आपकी सहायता करूंगा, पर मेरा क्या फायदा है, तो अपने फायदे के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री चंद्र कौरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया जाएगा, और सवाई जयसिंह और चंद्र कौरी से जो संतान पैदा होगी, जो पुत्र पैदा होगा, उसे आगे आमेर का उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। और वो आपका पुत्र उत्पन्न हुआ था कौन? माधो सिंह। कौन? आपका माधो सिंह। और इसीलिए आगे जाके आमेर में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य आपका उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। तो ये सारी बातें थी किसकी? आपके, ये सारी बातें किसकी है आपके, तो ये आपके माधो सिंह की। अब हमें आपके इसके बाद में हमें आपके पढ़ना क्या है, तो इसके बाद में हम देखेंगे महाराणा अमर सिंह के बाद में महाराणा महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह का शासनकाल है आपका 1710 से 1734।
संग्राम सिंह के शासनकाल में हमें क्या पढ़ना है? छोटे छोटे शासक है, ज्यादा मेवाड़ का इतिहास नहीं बचा है। संग्राम सिंह के शासनकाल की हम देखें तो इनके शासनकाल में एक तो आपको याद रखना है हुरडा सम्मेलन। क्या याद रखना है? हुरडा सम्मेलन। क्या याद रखना है बच्चों आपको कि हुरडा सम्मेलन क्या था क्या नहीं था, इसकी हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको याद रखना है कि हुरडा सम्मेलन क्या था। तो कहते हैं कि आपके जब राजस्थान में या राजपूताना में जब मराठों का बहुत ज्यादा आपका प्रभाव बढ़ गया था, मराठे आपके आके लूटपाट कर रहे थे, तो उस लूटपाट को रोकने के लिए या उस लूटपाट के लिए या उस मराठाओं का सामना करने के लिए एक आपके सम्मेलन करने का प्लान बनाया गया कि इनके खिलाफ एक सम्मेलन किया जाए, इसके खिलाफ एक सम्मेलन किया जाए। तो वो सम्मेलन का जो निर्णय था वो हुरडा सम्मेलन था। तो याद रखना कि हुरडा सम्मेलन का जो योजना थी, हुरडा सम्मेलन की जो योजना थी वो योजना किसके शासनकाल में बनी थी? तो हुरडा सम्मेलन की योजना आपके महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में बनी थी। और कहा गया कि जब हम हुरडा सम्मेलन करेंगे, हुरडा एक जगह का नाम है और हुरडा जगह पड़ती है आपकी भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में हुरडा कहां पे? आपके भीलवाड़ा में। तो कहा गया कि इस प्रकार से हुरडा नामक स्थान पे हम एक सम्मेलन करेंगे। और सम्मेलन किन के खिलाफ किया जा रहा था? तो आपके मराठाओं के खिलाफ किया जा रहा था, राजपूतानाओं के सभी शासकों को एकत्र करके। ऐसा अभी तक सम्मेलन हुआ नहीं है, लेकिन सम्मेलन करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। और वो योजना किसके शासनकाल में बन रही है? तो महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में बन रही है। तो पूछ लिया जाए कि हुरडा सम्मेलन की योजना किस शासक के समय में बनाई गई? तो महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में। और कहा गया कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो संग्राम सिंह। लेकिन कहते हैं कि जब आपका हुरडा सम्मेलन की तिथि निर्धारित की गई थी, उससे पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो एक तो मैं योजना किसके शासनकाल में बनी, एक कहते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह के समय में सहेलियों की बाड़ी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? तो आपके उदयपुर में। कहां पर है? आपके उदयपुर में। बार बार पूछा गया सवाल है कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा संग्राम सिंह ने। कहते हैं कि संग्राम सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी राजकुमारी, और उसको एक सपना आया। सपना मतलब सपना। और सपना क्या था? उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी, मुझे ऐसे से एक सपना है कि जैसे मैं किसी बगीचे में या बाड़ी में घूम रही हूं और अब मेरी सहेलियां मेरे साथ है। इस प्रकार से बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, फुहारे लगे हुए हैं, इस प्रकार का मनोहर करने वाला दृश्य था। और ये सपना जब अपने पिता संग्राम सिंह को बताया, और पिता सपना पूरा नहीं करे या फिर उस लड़की या उस राजकुमारी का सपना पूरा ना हो, तो फिर वो राजकुमारी क्या थी? तो कहते हैं संग्राम सिंह ने अपने पुत्री के सपने को पूरा करने के लिए एक उद्यान या एक बगीचे या एक बाड़ी का निर्माण करवाया। उसी प्रकार के उसमें पेड़ लगाए गए, उसी प्रकार के उसमें फुहारे लगाए गए, और वो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उसमें भ्रमण किया करती थी। इसलिए उस बगीचे या उद्यान का नाम ही क्या पड़ गया? आपके सहेलियों की बाड़ी। क्या पड़ गया? आपके सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? तो याद रखना बच्चों, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। पर एक सवाल और याद रखना है कि सहेलियों की बाड़ी को वर्तमान में पानी की आपूर्ति कहां से होती है? वर्तमान में पानी की आपूर्ति। तो जब पानी की आपूर्ति की बात आती है तो सहेलियों की बाड़ी को पानी की आपूर्ति आपके फतेह सागर झील से होती है। याद रखना इतनी सी बात। और कि वर्तमान में फतेह सागर झील से आपके फतेह सागर झील से सहेलियों की बाड़ी की पानी की आपूर्ति की जाती है। और एक आप याद रखना, संग्राम सिंह के शासनकाल में जो अभी हम पढ़ते आए थे दुर्गादास राठौड़,
जो आपके दुर्गादास राठौड़ है, और तो मैं इसको आपके मारवाड़ के इतिहास में बताऊंगा, पर याद रखना कि दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था, पूरा जीवन लगा दिया था। पर कहते हैं कि जैसे अजीत सिंह शासक बनता है, तो अजीत सिंह के शासक बनने के बाद अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। और दुर्गादास राठौड़ थे वो आपके मेवाड़ में आ जाते हैं, और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने उनको जागीर दी थी। दो जागीर दी थी दुर्गादास राठौड़ को, एक तो आपके रामपुरा की जागीर व विजयपुर। तो दुर्गादास राठौड़ को रामपुर व विजयपुर, आपके रामपुर व विजयपुर की जागीर किसने दी थी? तो संग्राम सिंह ने दी थी। किसने दी थी? आपके संग्राम सिंह ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि अजीत सिंह शासक बनने के बाद आपके दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर देते। वह दुर्गादास राठौड़ जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। इनके दुर्गादास राठौड़ पे एक दोहा है जो मेरे याद आ रही है कि ढोल बाजे चंग बाजे, नहीं दुर्गादास आपके राठौड़ के बारे में है कि दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को शासक बनाने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था। एक देशभक्ति देखिए दुर्गादास राठौड़ के, अपने मालिक जसवंत सिंह को दिए गए वचन के ऊपर शासक बनाने में जो प्रयत्न कर सकते थे वो प्रयत्न किए। लेकिन कहते हैं कि अजीत सिंह जैसे ही शासक बने थे, तो शासक बनने के बाद उनको सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ को ही निष्कासित किया था। और दुर्गादास राठौड़ को जब निष्कासित किया जाता है तो ये आपके मेवाड़ में आ जाते हैं। ये थे आपके अजीत सिंह राठौड़। आपके अजीत सिंह राठौड़ कहते हैं कि शासक बनने के बाद उनमें परिवर्तन होता है। गद्दी एक चीज ऐसी होती है, दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा जाता है आपकी कि धमक धमक ढोल बाजे अच्छी धमक नगारांगी, आशा घर दुर्गो ना हो तो सुन्नत होती सारांगी। दुर्गादास राठौड़ के बारे में बहुत से दो है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन एक ही दिमाग में आ गया कि धमक धमक ढोल बाजे अच्छी धमक नगारांगी, आशा घर दुर्गो ना हो तो सुन्नत होती सारांगी। कि सीधे औरंगजेब से टक्कर लेने वाला व्यक्ति था दुर्गादास राठौड़। एक स्वामी भगत था आपका दुर्गादास राठौड़। धन्यवाद साथियों, और हम बात आपकी काल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।